अस्सलाम वालेकुम, आई एम डेंटल सर्जन डॉक्टर के नसीब। आज हम इम्प्लांट से रिलेटेड कुछ सर्जरीज के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि इम्प्लांट आजकल की मॉडर्न डेंटिस्ट्री में सबसे सक्सेसफुल ट्रीटमेंट है, लेकिन इम्प्लांट के साथ भी अगर जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर हैं जैसे कि बोन और गम्स, अगर वो हेल्दी नहीं होंगे तो इम्प्लांट भी फेलियर की तरफ जा सकता है। तो नो डाउट इम्प्लांट एक बहुत सक्सेसफुल ट्रीटमेंट है, लेकिन ये दो स्ट्रक्चर्स जो गम और बोन है, अगर ये दोनों स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे तो इम्प्लांट भी आपका फेलियर की तरफ जा सकता है। तो कुछ सर्जरीज हैं जो कि आज हम 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक इम्प्लांट से रिलेटेड डिस्कस करेंगे। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगी कि ये टॉपिक्स क्या हैं और इनका इम्प्लांट के ऊपर क्या इम्पैक्ट है, पेशेंट की हेल्थ के ऊपर क्या इम्पैक्ट हो सकता है। नंबर 1 तो हम ये डिस्कस करेंगे कि इम्प्लांट किस तरीके का प्रोसीजर है। नंबर 2 हम ये डिस्कस करेंगे कि इम्प्लांट जो है, जो जिस बोन में हम दे रहे हैं उस बोन की क्या कंडीशन है, वेदर हमें उस बोन में कुछ सर्जरीज की ज़रूरत है, जैसे कि सम प्रोसीजर में हमें बोन ऑगमेंटेशन करनी पड़ती है और सम प्रोसीजर में हमें साइनस लिफ्ट करनी पड़ती है। इनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। नंबर 3 फिर ये आता है कि इम्प्लांट तो आप लगा चुके हैं, लेकिन जो इसके इर्द गिर्द गम है, जो उसके इर्द गिर्द स्पॉटिंग स्ट्रक्चर है, उसकी वजह से जो इम्प्लांट के इर्द गिर्द इन्फेक्शन हो रहा है, जिसे कि हम पेरी इम्प्लांटाइटिस कहते हैं, उसको हम किस तरीके से टैकल कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि पेरियो के अंडर आती हैं। नो डाउट जो है एक डेंटिस्ट अपना काम परफॉर्म कर रहा है, लेकिन अगर ये कुछ इश्यूज आ जाते हैं जिसको हमने पेरियो के थ्रू इनको टैकल ऑन करना है, तो इन सर्जरीज के बारे में आज हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। देखिए, अगर एक पेशेंट आपके पास आया और उसके पास कोई एक दांत मिसिंग है और वो इम्प्लांट की तरफ जाना चाहता है, तो सबसे बेस्ट प्रोसीजर यही है कि आप इम्प्लांट लगाएं, क्योंकि इम्प्लांट से ना सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग एक मजबूत बुनियाद मिलती है जिससे वो अच्छे तरीके से खा पी सकता है, बल्कि उसका एस्थेटिक जोन में भी इम्प्लांट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बिल्कुल नेचुरल तरीके से वो अपने इम्प्लांट को यूज़ कर सकता है जैसे वो अपने नेचुरल दांतों को यूज़ करता था। तो अब देखिए कि एक पेशेंट है, वो प्रोसीजर करना चाहता है और उसके पास जो बोन है वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि उसमें इम्प्लांट लगाया जा सके। तो हमारा जो दूसरा टॉपिक है जो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे वो है इम्प्लांट के लिए जो हमने बोन ऑगमेंटेशन करनी है और साइनस लिफ्ट करनी है, वो क्या है। एक पेशेंट है, उसने अपना दांत निकलवाया था और वक्त के साथ साथ क्योंकि सॉकेट था तो वो श्रिंक हो गया, बोन बहुत ज़्यादा श्रिंक हो गई, इतनी विड्थ नहीं है कि हमने अब उसमें इम्प्लांट पॉसिबल अच्छे तरीके से एक स्ट्रेंथ वाला हम इम्प्लांट दे सकें। तो उस केस में हम एक प्रोसीजर करते हैं जिसे बोन ऑगमेंटेशन कहते हैं, जिसमें हम बोन को थोड़ा सा ब्रेक करके उसके दरमियान में हम बोन ग्राफ्ट करते हैं और फिर इम्प्लांट देते हैं। इसे कहते हैं कि हमने बोन को अपने लिहाज से मॉडिफाई कर लिया ताकि अच्छी विड्थ के इम्प्लांट फ्यूचर में पेशेंट के यूज़ के लिए इस्तेमाल हो सके। नंबर 2 ये हो जाता है कि समटाइम जब पेशेंट दांत निकलवाते हैं तो उनके जो सॉकेट की जो शेप थी उसमें कुछ ना कुछ शार्प एज रह जाते हैं, जिसकी वजह से अगर हम कोई भी प्रोसीजर देते हैं तो पेशेंट को उन एजेस की वजह से पेन हो सकता है, अल्सर हो सकते हैं, पेन हो सकते हैं। तो उसको हमने बोन ऑगमेंटेशन के थ्रू हम जो है आपके फ्लैप को रिमूव करते हैं और फिर हम बोन की रीशेपिंग करते हैं, हम बोन को स्मूदन कर देते हैं। नंबर 3 हमारे पास आ जाता है कि एक पेशेंट है, उसने अपर जोन में जो है आपके पोस्टीरियर जोन में वो इम्प्लांट लगाना चाहता है, लेकिन क्योंकि उसने बहुत अरसे पहले दांत निकलवा दिए थे और हमारा एक स्ट्रक्चर है जिसे हम कहते हैं साइनस जो है, साइनस ट्रैक, उसकी जो एक मेम्ब्रेन है वो आहिस्ता आहिस्ता जो उसका फ्लोर है वो नीचे की तरफ मूव करने लग जाता है। साइनस इस एरिया में होते हैं, लेकिन जैसे ही दांत निकलता है तो वो आपकी बोन्स को ख़त्म करके नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। तो पेशेंट जब इस जोन में इम्प्लांट लगाने चाहते हैं तो हम ये नहीं कर सकते कि हम साइनस के फ्लोर में ही इम्प्लांट लगा दें, हमें बोन चाहिए। तो हम पेशेंट की एक सर्जरी परफॉर्म करते हैं जो कि जिसे हम साइनस लिफ्ट कहते हैं। साइनस लिफ्ट हमारे पास डायरेक्ट भी हो सकती है, इनडायरेक्ट वे में भी हो सकती है, जिसमें हम साइनस फ्लोर को लिफ्ट करते हैं, ऊपर की तरफ मूव करते हैं, फिर हम कुछ बोन ग्राफ्ट करते हैं और फिर हम इम्प्लांट दे देते हैं। इसमें भी 2 केस आ जाते हैं, हम इमीडिएट साथ भी इम्प्लांट दे सकते हैं अगर बोन कुछ ना कुछ अच्छी है। अगर बिल्कुल भी बोन नहीं है तो फिर हम बोन को ग्राफ्ट करके कुछ अर्सा वेट करते हैं कि बोन अच्छे से बन जाए, फिर हम इम्प्लांट पेशेंट को दे सकते हैं। तो ये 2 प्रोसीजर हैं जो कि इम्प्लांट की सर्जरी के साथ रिलेटेड है कि इम्प्लांट ने जिस स्ट्रक्चर में आना है वो स्ट्रक्चर मजबूत है या नहीं है। तो ये कुछ प्रोसीजर हम इम्प्लांट के लिए करते हैं। नंबर 3 जो हमारा टॉपिक है ये है कि अब उस बेस में जिसमें हमने इम्प्लांट लगा दिया है वो बहुत अच्छा है, लेकिन जो ऊपर का स्ट्रक्चर है गम्स, उसमें किसी न किसी वजह से, चाहे साथ वाले दांत की वजह से या इम्प्लांट की अपनी वजह से फूड जो है स्टक हो रहा है। फूड जब उसमें स्टक हो रहा है तो पॉकेटिंग बन जाती है, जिसकी वजह से इम्प्लांट के इर्द गिर्द जो है इन्फेक्शन हो जाता है, जिसे हम पेरी इम्प्लांटाइटिस कहते हैं कि इम्प्लांट के इर्द गिर्द जो है इन्फेक्शन हो गया।
तो फिर इसमें पैरियो के फील्ड में ये आ जाता है कि हम उसके फ्लैप को रिमूव करके, वो सारे जो डिजीज़ गम है उसको रिमूव करके, आपके टाटर वगैरह को रिमूव करके और अच्छी सी बून ग्राफ्ट करके और मेम्ब्रेन ग्राफ्ट करके हम उनको दोबारा से स्टिचर कर देते हैं और वो इम्प्लांट के इर्द गिर्द अच्छी बूंद बन जाती है और ये इशू जो खाना फंसने का है, पॉकेटिंग का है, ये ख़त्म हो जाता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि इम्प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि अगर इम्प्लांट में आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ खाना फंसना स्टार्ट हो रहा है तो वो ना सिर्फ पेनफुल है बल्कि आहिस्ता 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 वो जो गम भी ख़त्म कर देगा, बोन भी ख़त्म कर देगा और इम्प्लांट फेलियर की तरफ चला जाएगा। तो ना आजकल मॉडर्न डेंटिस्ट्री के साथ साथ हमने अपनी पेरियो डेंटिस्ट्री को भी लेके चलना है ताकि इम्प्लांट की जो सक्सेस है वो और बढ़ सके। थैंक यू सो मच।